नमस्कार प्यारे साथियों, पुनः स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशंस उपकार की क्लास में। जुड़ जाइए एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ। कॉपी कलम उठा लीजिए और मेरे साथ आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। आगामी उत्तराखंड आयोग द्वारा जितनी भी एग्जाम आपके लिए आयोजित होती हैं उनसे महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं चल रही है। आज हम उसमें जानेंगे क्या उत्तराखंड का इतिहास, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड की क्या आपके लिए महत्वपूर्ण होगा आगामी यूके ट्रिपल एससी एंड यूके पीएससी, ठीक है, पीएससी की दृष्टि से क्या होगा, महत्वपूर्ण होगा। जो उत्तराखंड का इतिहास है उसे तीन भागों में, कितने, तीन भागों में बांटा है। आपको पता है, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब देखो, प्रागैतिहासिक काल में क्या ऐसी घटनाएं हुई जो आपके लिए इंपोर्टेंट होती हैं, आद्य ऐतिहासिक काल के लिए भी आपके लिए इंपोर्टेंट होंगे और जो ऐतिहासिक काल है वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। हिस्ट्री कर लेंगे उत्तराखंड की जितनी भी है आपके लिए, और जितने एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण आपके लिए फैक्ट बनेंगे उन सभी के बारे में हम चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं। वीडियो उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें जिन पे क्या है, संसाधनों के अभाव है। ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए आज हम प्रारंभ करेंगे उत्तराखंड का इतिहास। तो जुड़ जाइए और वीडियो को शेयर कर दीजिए साथियों में, वीडियो को वहां तक पहुंचाने की कोशिश करें जहां इस वीडियो से क्या अधिक से अधिक क्या मिल जाए, सभी को फायदा हो पाए, ठीक है। तो मैंने बताया कि इतिहास को कितने तीन भागों में बांटा गया हुआ है, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब तीनों कालों के बारे में हम चर्चा परिचर्चा करेंगे, जिसमें पहले आपके लिए क्या है, आद्य ऐतिहासिक काल नहीं है बल्कि क्या है, प्रागैतिहासिक काल है। उसके बाद हम आद्य ऐतिहासिक काल जानेंगे, फिर ऐतिहासिक काल जानेंगे, ठीक है। तो देखो, प्रागैतिहासिक काल की बात करूं तो चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व से पहले लाखों वर्षों तक फैले युग को क्या कहा गया, प्रागैतिहासिक काल कहा गया। देखो, इसका अगर समय पूछेगा तो चतुर्थ शताब्दी ईस्वी पूर्व से लाखों वर्षों तक फैला हुआ जो युग था इसे क्या कहा गया, इसे प्रागैतिहासिक काल कहा गया। इस दीर्घकाल में उत्तराखंड भूभाग में मानव गतिविधियों की अब तक हल्की झलक की प्राप्त हो सकी है। जो ये प्रागैतिहासिक काल था इसमें मनुष्य की जो गतिविधियां हैं, मनुष्य के द्वारा जो क्या होते हैं, दिन प्रतिदिन दिनचर्या होती है कि उस समय मनुष्य के द्वारा क्या खाया जाता था, क्या पिया जाता था, कैसा समाज में वो रहता था, उसकी थोड़ी बहुत, ठीक है, बहुत ही कम हल्की झलक हमें क्या होती है, प्राप्त होती है। उत्तराखंड में कई क्या बोला कि पर पाषाणकालीन उपकरण क्या होते हैं, पर पाषाणकालीन उपकरण क्या होते हैं, पुराने, पाषाण मतलब होता है पत्थर और कालीन, ठीक है, कि पत्थरों पे पाषाणकालीन पत्थरों का युग, ठीक है, पाषाण मतलब होता है पत्थर, कालीन, ठीक है, पत्थरों का युग उपकरण हो गए, ठीक है, पत्थरों के उपकरण प्राप्त हुए हैं। जैसे आपको बताऊं तो पत्थरों के हथियार हो गए, ठीक है। वो हथियार किस लिए उपयोग करते थे, तो जानवरों के शिकार करने के लिए। आज के तरह एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी, ठीक है, बंदूक हो गया, मिसाइल हो गया, ठीक है, और आदि चीज वस्तुएं उस समय नहीं थी। बस क्या था, शिकार करने का एक ही जरिया था जिसे हम किस नाम से जानते हैं, पाषाणकालीन उपकरण या पत्थरों से बने हुए हथियार, ठीक है। कफ मार्क्स हो गए तथा शैलाश्रयों के रूप में प्रागैतिहासिक अवशेष मिले हैं। शैलाश्रय क्या होते हैं, जो चित्र, शैल मतलब होता है पत्थर, ठीक है, शैल मतलब शिला, शैल किससे बना है, शिला से बना है, शिला मतलब होता है पत्थर, पत्थरों पे बने या गुफाओं के दीवारों पे बने जो चित्र के अवशेष मिलते हैं उससे हमें प्रागैतिहासिक काल की कुछ क्या मिलती हैं, जानकारियाँ मिलती हैं, जिनसे संकेत मिलता है कि यहाँ प्रागैतिहासिक काल में मानव रहते थे, ठीक है। देखो, आज हमें पता कैसे चल रहा है, जो प्रागैतिहासिक काल है हमें कैसे पता चल रहा है कि उस समय मानव रहता था। तो क्या था, उसके जो प्रमुख स्रोत थे वो है पाषाणकालीन पत्थर के उपकरण हमें प्राप्त हुए हैं, ठीक है, कप मार्क्स हमें प्राप्त हुए हैं, ठीक है, शैलाश्रय पत्थरों पे बने चित्र, गुफाओं की दीवारों पे बने जो चित्र हैं उनसे हमें क्या होता है, मानव पुष्टि का क्या होता है, उससे हमें क्या होता है कि मानव पुष्टि, यहाँ मानव रहते थे, मानव निवास करते थे, वो क्या करते हैं, मानव पुष्टि होने का साक्ष्य हमें प्रदान करते थे, ठीक है। जिनसे संकेत मिलता है कि यहाँ प्रागैतिहासिक काल में क्या मानव रहते थे, वह शैलाश्रयों में वास करते थे, मतलब कि पत्थरों के गुफाओं में क्या करते थे, वास करते थे और उन्हें सुंदर चित्रकारी से सजाते थे। देखो, अब उन पत्थरों के गुफाओं में रहते थे, कंदराओं में रहते थे, तो उन दीवारों पे, उन पत्थरों पे वो क्या करते थे, सुंदर सी चित्रकारी करते थे, ठीक है। अगर आप देखो आज लाखों उडियार, गोरखा उडियार हो गया, ठीक है, हुडली, पेटशाल हो गया, भीमबेटका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है, ठीक है। भीमबेटका से जो शैलाश्रय प्राप्त हुए क्या है,
बहुत ही प्रसिद्ध चित्र हैं। आप जाइए क्रोम की वेबसाइट पे सर्च करना भीमबेटका, तो आपको भीमबेटका का सारा विकिपीडिया ओपन करोगे तो वहां से मिले जो चित्र हैं वो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे कि उस समय के बने हुए चित्र आज भी उनके रंगों में कोई धुंधलापन नहीं है, उनके रंग स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो खनिज और किसी पौधों के पत्तों से बनाए हुए क्या थे, रंग थे, जो आज भी हमें क्या करते हैं, स्पष्ट दिखाई देते हैं। और मानव की पुष्टि होने का हमें क्या करते हैं, आभास कराते हैं, हमें क्या करते हैं, उनकी जानकारी प्रदान करते हैं। मैंने बताया था लखू उडियार, ठीक है, अल्मोड़ा में पड़ता है, आपको बताया दलबैंड के पास, ठीक है। के पश्चात गोरखा उडियार हो गया, ठीक है। उडियार किसे बोलते हैं, जो गुफा होती है, ठीक है, पत्थरों का जो गुफा होता है, ठीक है, उसे पहाड़ी में कुमाऊनी में क्या बोलते हैं, उडियार बोलते हैं, ठीक है। वही देखो, आप इसे लाखों गुफा भी बोल सकते हो। तो पहाड़ी, अगर उत्तराखंड का इतिहास जान रहे हो तो पहाड़ कुमाऊं को आपको समझना पड़ेगा, तो लखू उडियार, ठीक है। उसके पश्चात गोरखा उडियार शैलचित्रों की खोज से ज्ञात होता है कि शैलचित्र मध्य प्रस्तर युग से ही उत्तर प्रस्तर युग के हैं। ये जो चित्र मिले हमें, लाखू उडियार हो गया, गोरखा उडियार हो गया, वो जो शैलचित्र हैं वो कब के, मध्य प्रस्तर युग से लेके कब, उत्तर प्रस्तर युग के वो चित्र हमें मिलते हैं, ठीक है। तो अब आप जान चुके हैं कि अगर प्रागैतिहासिक काल के बारे में हमें विवरण मिलते हैं तो वो किन स्रोतों से हमें पता चलता है कि मनुष्य उस समय रहता था। तो आपने बताया क्या, जो परपाषाणकालीन उपकरण है, कपमाक्स हो गए, शैलाश्रय हो गए, ठीक है। शैलाश्रय में आपने लाखू उडियार और क्या गोरखा उडियार देखा, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, हमें मानव पुष्टि के क्या कराते हैं, जानकारी प्रदान करते हैं, ठीक है। दूसरा आपका आता है आद्य ऐतिहासिक काल, तथा जिसे दूसरा नाम पौराणिक काल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो आइए जानेंगे आद्य ऐतिहासिक काल और पौराणिक काल क्या रहा, ठीक है। ऐतिहासिक काल से ही पूर्व चतुर्थ शताब्दी तक आद्य ऐतिहासिक काल तक फैला हुआ है। इस काल में मानव को धातु का ज्ञान हो चुका था, ठीक है। आपसे पूछ लेगा कि उत्तराखंड के इतिहास में किस काल में मनुष्य को या मानव को धातु का ज्ञान हो गया था, तो ऐतिहासिक काल में मनुष्य को क्या, जिसे पौराणिक काल भी कहा गया। पौराणिक काल और ऐतिहासिक काल एक ही बात है। इसमें मनुष्य या मानव को क्या, धातु का क्या हो गया था, ज्ञान हो गया था। वो धातु से वो क्या हो गया था, परिचित हो गया था। अगर वो धातुओं से परिचित हो गया था तो अब वो धातुओं से नए उपकरण बनाना भी सीखेगा, ठीक है। जैसे धातुओं के हथियार हो गए, ठीक है, रथ के टायर हो गए, ठीक है, रथ का पहिया बोलते हैं आप जिसे, ठीक है। रथ का पहिए से बैलगाड़ी का आविष्कार हो गया। तो धीरे धीरे कैसे समय बदल रहा है आपको पता चल रहा है, ठीक है। जहां प्रागैतिहासिक काल में धातु की खोज नहीं हुई थी, वहीं वो युग भी था, वहां प्रागैतिहासिक काल में क्या चित्र मिले थे, पत्थर, ठीक है, परपाषाणकालीन उपकरण मिले थे, शैलाश्रय मिले थे। वहीं जो दूसरा काल आद्य ऐतिहासिक काल आता है, उसमें मानव को अब किसका ज्ञान हो गया था, धातु का ज्ञान हो गया था। अतएव ताम्र तथा लोह युग की सभ्यताओं का भी क्या हुआ, अब जन्म हो गया, ठीक है। जो क्या है, आद्य ऐतिहासिक काल है। इसमें क्या, धातु के ज्ञान के साथ साथ ही क्या हुआ, जो क्या थे, ताम्र तथा लौह युग की सभ्यताओं का जन्म हुआ। चित्रित धूसर मृत भांड, ठीक है, क्या होते हैं, चित्रित धूसर मृत भांड, मतलब कि मिट्टी के, मृत भांड होता है कि मिट्टी के बर्तन, ठीक है, मिट्टी के बर्तन थे, ठीक है। कैसे थे, धूसर थे और वो रंगों से भरे हुए थे। जो मिट्टी के बर्तन हमें प्राप्त हुए वो रंगों से भरे हुए कैसे थे, धूसर थे, ठीक है, का प्रादुर्भाव भी हुआ। और कृषि और पशुपालन का भी प्रारंभ इसी युग में हुआ था। देखो, अब जैसे धातु का ज्ञान हुआ, ठीक है, धातु का ज्ञान होने के बाद क्या हुआ, अब किसका ज्ञान हो गया, उन्हें कृषि का भी ज्ञान होने लग गया, ठीक है, कृषि और पशुपालन का भी ज्ञान होने लग गया। वो समाज में रहना सीख गए। वो क्या हो गया, उन्हें पशु पालना सीख गया कि कौन सा पशु हम पाल सकते हैं, कौन सा पशु हमारे लिए हानिकारक नहीं है। उन्हें इन्होंने क्या कर लिया, पालना शुरू कर दिया। किस पशु से हमें क्या अधिक से अधिक लाभ मिल सकता है, तो उन पशुओं को मनुष्य ने क्या कर लिया, पालना प्रारंभ कर लिया, ठीक है, इसी युग में, ठीक है। आप कौन से युग में, तो आद्य ऐतिहासिक काल में, ठीक है। ग्राम एवं नगर सभ्यताओं का भी आरंभ इसी समय में हुआ, ठीक है। जो ग्राम हुआ, गांव में रहना मनुष्य ने क्या कर दिया, समाज में रहना सीख लिया, ठीक है। नगरों का भी उद्भव इसी काल में, ऐतिहासिक काल में इन सभ्यताओं का भी क्या होता है, उद्भव होता है। उदाहरण के लिए
ताम्र संचय संस्कृति के उपकरण कहाँ से? बहादुराबाद से प्राप्त हुए हैं। अब देखो उदाहरण दिया है, जो ताम्र संचय संस्कृति के उपकरण कहाँ से? हमें बहादुराबाद से प्राप्त हुआ है। वही महापाषाण कालीन समाधान भी इसी युग के हैं। जो महापाषाण कालीन, ठीक है, महापाषाण कालीन क्या होते थे? तो बड़े बड़े पत्थरों के अंदर क्या करते थे कि समाधान मनुष्य को क्या किया जाता था? दफना जाता था। ठीक है, ये है राजू, ठीक है, दिखाता हूं आपको, ये है राजू, ठीक है, ये है राजू। राजू क्या हो गया? राजू मर गया, राजू को लोग ले गए, राजू को इधर दफना दिया, ठीक है, इधर दफना दिया, और इसके बगल पे, इसके जो किनारे हैं, बड़े बड़े पत्थर रख दिए। इसके बगल पे क्या? बड़े बड़े पत्थरों का क्या रख दिया गया? ढेर बना दिया गया, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? महापाषाणकालीन समाधान के नाम से जानते हैं। और देखो मलारी तथा रामगंगा घाटी से ऐसे समाधान प्राप्त हो चुके हैं, इसमें मानव अस्थियों के साथ साथ धातु उपकरण तथा विभिन्न आकार के क्या मृतिका पात्र प्राप्त हुए हैं। अब देखो कहाँ? मलारी क्षेत्र रामगंगा घाटी से हमें ऐसे समाधान प्राप्त हुए जो क्या? इनमें मानव अस्थियों के साथ साथ ही धातु उपकरण भी, विभिन्न आकार की मृत पात्र भी। अब देखो मनुष्य धातु उपकरण, तो उनको धातु का ज्ञान हो गया था, तभी तो उसने देखो उसने क्या? कड़ा, चूड़ियां होगी, गहने होंगे, पहने होंगे ना, या तो तलवार हो गया, या तो अपनी रक्षा के लिए वो भाला हो गया, तो उसे इन चीजों का ज्ञान हो गया, तभी उसके साथ ये चीजें हमें लौह धातु, हमें धातु का भी क्या मिलता है? प्रमाण स्पष्ट रूप से मिलते हैं। ठीक है, वहीं गणभूमि अर्थात गंगा की क्या बोला है? उपरलियां, जिसे क्या बोलते हैं? उपत्यका को ऋग्वेद में सप्त सिंधु देश की संज्ञा दी गई है। आर्य संस्कृति का आदि स्रोत यही भूभाग है। इसी भूभाग को वेदों पुराणों में स्वर्ग भूमि कहा गया है। ऋग्वेदिक सरस्वती की भौगोलिक स्थिति को पूर्णतः स्पष्ट करते हुए द्वैपायन व्यास प्रसिद्ध व्यास गुफा में ऋषि नर नारायण एवं पुण्य सलिला सरस्वती को ही सर्वप्रथम नमस्कार करते हुए महाभारत के मंगलाचरण के प्रथम श्लोक में यह स्पष्ट हो जाता है। देखो महाभारत में क्या? प्रथम चरण में, ठीक है, मंगलाचरण के रूप में ये श्लोक लिखा है कि नारायणम नमस्कृत्यम नर चैत्यम नरोत्तमम देवी सरस्वती व्यासम ततो जय मुदीरयेत। ठीक है, तो ये किसके? तो महाभारत के मंगलाचरण के प्रथम श्लोक में यह स्पष्ट है। ठीक है, तो आइए आगे परिचर्चा कर लेते हैं कि उत्तराखंड आदि सभ्यता का जन्मदाता है। हिमालय के इसी दुरस्तर प्रवाती प्रदेश में एक क्या थी? निर्जनी तटस्थ क्या थी? तपोवन में बैठे महामुनि वेदव्यास ने वेदों के विभाजन तथा पुराण ग्रंथों की रचना की। इसी के मध्य बहती है बद्री प्रभवा। क्या? बद्री प्रभवा, दिव्य नदी अलकनंदा और कल निनांदिनी, अन्य कई लघु सरिताओं वस्तुतः तपोलोक से नीचे, ठीक है, दिग व्याप्यंती हिमालय के चरणों में अरण्यम क्या होता है? वनम में। ठीक है, इस तरह पर भूभाग देवभूमि उत्तराखंड ही है। तो ये किसमें? ये उत्तराखंड की सभ्यताओं को क्या जन्मदाता माना गया है कि ये क्या थी? सभ्यताओं का जन्मदाता था। तो उसके बारे में छोटा सा विवरण है आपके लिए, कुछ इंपोर्टेंट आपके लिए, ये आपके लिए इंपोर्टेंट होगा कि केदारखंड पुराण में गढ़वाल को केदारखंड और कुमाऊं को मानसखंड कहा गया है। आपको पता है, मैं आपको सभी वीडियो में कनेक्ट करते हुए बताता हूं कि केदारखंड को क्या कहा गया था, जिसे आज आप गढ़वाल मंडल के नाम से जानते हो, वो पुराणों में उसे केदारखंड कहा गया, और जिसे आज कुमाऊं के नाम पे जानते हो उसे मानसखंड कहा जाता था। ठीक है, तो समस्त प्राचीन साहित्य में गढ़वाल कुमाऊं को सम्मिलित रूप से उत्तराखंड कहा जाता था। ठीक है, और जो क्या था? समस्त हमारा कुमाऊं और गढ़वाल का क्षेत्र था, इसे क्या कहा जाता था? प्राचीन साहित्यों में उत्तराखंड कहा जाता था। ठीक है, जोशीमठ का प्राचीन नाम यो से मिलता है, जबकि ज्योतिर्मठ की स्थापना हुई थी। जबकि क्या? ज्योतिर्मठ की स्थापना हुई थी, तब जोशीमठ का प्राचीन नाम क्या मिलता है? यो से मिलता है। पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान का यह प्राचीन नाम है? 4 ऑप्शन आपको दे देगा। तो यो से किसका? ये जोशीमठ का प्राचीन नाम है। ठीक है, वहीं देखो आदि शंकराचार्य ने सन 820 ईस्वी में केदारनाथ तीर्थ में देह त्याग किया था। ठीक है, देखो अलग अलग उसमें अलग अलग आपको क्या मिलेंगे? विवरण मिलेंगे। तो आदि शंकराचार्य ने सन 820 ईस्वी में केदारनाथ तीर्थ में देह त्याग किया था। चांदपुर शिलालेख के अनुसार 888 ईस्वी में गढ़वाल में चांदपुर में पवार वंश की स्थापना हुई। अब देखो एक शिलालेख है, शिलालेख कौन सा है? चांदपुर शिलालेख है। उसमें 888 ईस्वी में गढ़वाल के चांदपुर में पवार वंश की स्थापना हुई है। पूर्व काल में गढ़वाल में 52 में से भी अधिक गढ़ों की प्रधानता के कारण इस क्षेत्र को गढ़वाल कहा जाने लगा। लगभग सन
1515 ईस्वी के आसपास गढ़वाल नाम अस्तित्व में आया। अब देखो, जो आप गढ़वाल आज सुनते हो जिसमें 7 जनपद हैं, तो वो गढ़वाल में पहले कितने 52 गढ़ थे, ठीक है, 52 गढ़ थे, उनकी प्रधानता थी, ठीक है, जिस कारण इसे क्या कहा गया, गढ़वाल, ठीक है, गढ़ों का वाल गढ़वाल कहा गया। लगभग सन 1515 ईस्वी के आसपास गढ़वाल नाम अस्तित्व में आया। अब देखो 1500 निम्न आपसे पूछेगा कि किस वर्ष गढ़वाल का नाम अस्तित्व में आया, तो 1515 ईस्वी को क्या गढ़वाल का नाम अस्तित्व में आया। वहीं 6वीं 7वीं सती ईस्वी में उत्तराखंड की सीमाओं में सबसे बड़ा राज्य क्या था, ब्रह्मपुर था, ठीक है। लगभग सन 1000 में कार्तिकेयपुर राजाओं ने कार्तिकेयपुर में अपनी राजधानी हटाकर कहाँ की, बैजनाथ कुमाऊं स्थानांतरित कर दी थी। देखो, जो कार्तिकेयपुर राजवंश है, तो उन्होंने कब 1000 ईस्वी पूर्वी जो अपनी राजधानी थी वो कहाँ से, वो कार्तिकेय से अपनी राजधानी हटाकर कहाँ, बैजनाथ या कुमाऊं, जिसे आज आप क्या कत्यूर घाटी के नाम से जानते हो, तो कार्तिकेय ने अपनी राजधानी कत्यूर घाटी गरुड़ बैजनाथ में क्या कर ली थी, स्थानांतरित, या उसे क्या कर दिया था, वहां से बदल के यहाँ बना दिया था। कुछ ही काल पश्चात यह राजवंश समाप्त हो गया और कुछ ही काल बाद यह राजवंश क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो आइए अब आगे परिचर्चा कर लेते हैं। वैदिक आर्य सप्त सिंधु प्रदेश अर्थात उत्तराखंड से परिचित थे। वैदिक साहित्य के अनुसार बद्रिकाश्रम और कर्णाश्रम में 2 प्रसिद्ध विद्यापीठ स्थापित थे। वैदिक ग्रंथ ऐतरेय ब्राह्मण में उत्तर कुरुओं को हिमालय क्षेत्र में निवास स्थान होने का उल्लेख मिलता है। इस कारण इस क्षेत्र को उत्तर कुरु की संज्ञा दी गई है। तो प्यारे साथियों, मैं आपको हर वीडियो में समझाता हूँ, जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड जिसे आज आप उत्तराखंड बोलते हैं, इससे पहले उत्तरांचल था, और उससे पहले अगर बात करूं तो ये उत्तर प्रदेश था, ठीक है। कब था, मैं सभी वीडियो में आपको कनेक्ट करते हुए बताता हूं, ठीक है। उत्तराखंड का गठन कब हुआ आप मुझे बताएंगे, ठीक है। तो गठन कब हुआ, उत्तरांचली उत्तराखंड है, लेकिन कब इसका नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड रख दिया गया आप मुझे कमेंट में बताओगे। अगर आपको प्रो वर्जन बनना है, ठीक है, आपको दिन प्रतिदिन अपने को अपडेट करना है, जैसे आपका मोबाइल फोन अपडेट होता है तो आपको भी अपडेट करना है। हर दिन आप कुछ ना कुछ नया सीखोगे, तो आप यहाँ एक्टिविटी करेंगे, कमेंट में एक्टिविटी करेंगे, क्रोम में सर्च करोगे तो आपका क्या प्रो वर्जन बाहर निकलेगा। तो उत्तराखंड 2 मंडल, गढ़वाल मंडल, कुमाऊं मंडल। गढ़वाल को क्या बोलते थे, केदारखंड, कुमाऊं को क्या बोलते थे, मानसखंड। अब देखो, जो केदारखंड था उसमें 2 आश्रम प्रसिद्ध थे, मैंने बताया था, ठीक है, बद्रिकाश्रम, कर्णाश्रम। और कर्णाश्रम आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्यों होता है, मैंने बताया था कि देखो, दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग इसी आश्रम से क्या है, संबंधित है, ठीक है। जो आज आप भारत, ठीक है, भारत अपने देश का नाम आज यूज कर रहे हो, तो जो चक्रवर्ती राजा भरत थे उनका भी जन्म इसी क्या कर्णाश्रम में हुआ था, ठीक है। ऐसा हमें क्या मिलता है, प्राप्त स्रोत मिलते हैं। और महाकवि भारत का शेक्सपियर, ठीक है, मेघदूतम, ऋतुसंहार, अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है, विक्रमोर्वशीयम, तो ठीक है, कालिदास की प्रमुख रचना, ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना भी इसी आश्रम में हुई थी। किस आश्रम में, कर्णाश्रम में, ठीक है। कर्णाश्रम किस नदी के तट पे है, तो मालिनी नदी के तट पे है। तो इतना आपको समझ में आ गया है। देखो, इस काल के कुछ संदर्भ महाभारत तथा पुराणों में भी मिलते हैं। बौद्ध ग्रंथ इसके लिए क्या, हिमवंत नाम का उल्लेख करते हैं। उत्तराखंड के लिए बौद्ध ग्रंथों में क्या, हिमवंत नाम का उल्लेख है। महाभारत में कई स्थानों पर उत्तराखंड के स्थलों पर जातियों का उल्लेख आया है। गंगा को पृथ्वी पर लाने वाले महाराजा भगीरथ इसी क्षेत्र से जुड़े हुए थे। गंगा को पृथ्वी पर कौन लाए, राजा महाराजा भगीरथ लाए अपने पूर्वजों के उद्धार करने के लिए, ठीक है। राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम लीला कर्णाश्रम से ही आरंभ हुई है। जो मैंने आपको कर्णाश्रम से भी जितने महत्वपूर्ण आपके लिए फैक्ट बनने वाले थे उनके बारे में हमने परिचर्चा कर ली है। वहीं चक्रवर्ती भरत की जन्मस्थली भी यही है। 5 पांडवों से इसी मार्ग में ब्रह्मलोक की यात्रा की थी। देखो, इसी लोक से, ठीक है, कर्णाश्रम से, ठीक है, इसी कर्णाश्रम से जो 5 पांडव हैं, ठीक है, उन्होंने ब्रह्मलोक की यात्रा की थी। 5 पांडवों के नाम आप मुझे कमेंट में लिख के देखो, 5 पांडवों के नाम आप मुझे कमेंट में बताओगे। उत्तराखंड के कुनिंद शासकों ने पांडवों से मैत्री संबंध थे और कुनिंद नरेश सुबाहु ने उनके पक्ष में युद्ध किया था। मान्यता है कि कुंती एवं द्रौपदी सहित पांडवों ने उत्तराखंड क्षेत्र में ही अपने जीवन को विराम दिया था। कैसी मान्यता हमें मिलती है,
कुंती एवं द्रौपदी सहित पांडवों ने अपना अंतिम जीवन के अंतिम विराम कहाँ दिया था? यही कर्णाश्रम, ठीक है, कर्णाश्रम उत्तराखंड में दिया था। स्वर्गलोक को सितारे थे, ठीक है, मतलब स्वर्गलोक सितारे थे। तो अब आप जान चुके हैं क्या? प्रागैतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल, ठीक है। अब किसके बारे में जानेंगे आप? जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा आपके लिए बनेगा, ये बनेगा ऐतिहासिक काल, ठीक है। तो ऐतिहासिक काल के स्रोतों के बारे में परिचर्चा करेंगे। ये आपके लिए क्या होगा? महत्वपूर्ण होने वाला है। बस आपको क्या, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ बैठ जाना है, ध्यान से सुनना है। बाकी नोट्स नहीं भी बनाओगे तो पीडीएफ में टेलीग्राम में आपको शेयर कर दूंगा, आप वहां से इसे क्या कर सकते हो? प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। तो आइए जानेंगे किसके बारे में? ऐतिहासिक काल के स्रोत की क्या क्या यहाँ के स्रोत मिले हैं। तो इतिहास के विभिन्न विद्वानों एवं अध्येता उत्तराखंड इतिहास के स्रोत भिन्न भिन्न आधारों में पाते हैं। इनमें उत्तराखंड से प्राप्त पुरावशेष, सिक्के, शिलालेख, वास्तु स्मारक, ताम्रपत्र आदि सम्मिलित हैं। अब देखो, जो इतिहास की हमें पुष्टि होती है वो क्या? पुरावशेष हमें मिलते हैं, ठीक है। यहाँ से सिक्के हमें मिलते हैं। जो उत्तराखंड का मैंने इतिहास बताया था उसमें आपको मैंने अमोघ भूति प्रकार के सिक्के, अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के सब बताए थे ना। जो 4 वीडियो इतिहास वाली की थी उसमें हमने इनके बारे में परिचर्चा की थी, ठीक है। शिलालेख मतलब पत्थरों पे लेख हो गया, वास्तु स्मारक हो गया, ताम्रपत्र आदि सम्मिलित हैं। इस काल में रचित साहित्य भी ऐतिहासिक युग की एक झांकी प्रस्तुत करता है। इन विभिन्न विद्वानों ने ऐसे विभिन्न ऐतिहासिक स्रोतों के आधार पर उत्तराखंड में समय समय पर निम्न राजाओं के शासन होने को माना है, ठीक है। अब आपका इसे भी हमने आप 3 कालों में विभाजित किया हुआ है, ठीक है। पढ़ने की दृष्टि से इतिहासकार ने जो क्या है, ऐतिहासिक काल है, इसे प्राचीन इतिहास, ठीक है, और मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक काल के इतिहास के बारे में परिचर्चा चलती है। जानते हैं प्राचीन इतिहास के बारे में क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। जो पुराना इतिहास था देखो उत्तराखंड का, आज आप जानेंगे, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है कि उत्तराखंड का अधिकांश भाग बीहड़ वीरान जंगलों से भरा तथा लगभग निर्जन था, ठीक है। प्राचीन काल में जो उत्तराखंड का अधिकांश भाग या क्षेत्र था वो क्या था? बीहड़ था, वीरान था, जंगलों से भरा तथा क्या था? निर्जन था। यहाँ कोई नहीं रहता था, जंगलों से भरा था, बीहड़ था, वीरान था और निर्जन था। इसलिए यहाँ किसी स्थायी राज्य के स्थापित व विकसित होने की स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है। परंतु उत्तराखंड में अनेक सिक्के, अभिलेख, ताम्रपत्र आदि प्राप्त होने से इतिहास के कुछ सूत्र जोड़े जा सकते हैं। शायद उस समय जो राज्य इस भूभाग के आसपास थे या जिस राजा ने भी इसके निकटवर्ती मैदानी इलाकों में अपने राज्य का विस्तार किया था, उनमें संभवतः यह मान लिया गया कि इस क्षेत्र पर भी उसका अधिकार हो गया है। संभवतः इसी कारण इतिहासकार मानते हैं कि अमुक समय में अमुक राज्य था, किंतु इन बातों से वास्तविक इतिहास की पुष्टि नहीं हो पाती। कालसी देहरादून के पास, ठीक है, राजा अशोक के अभिलेख मिले हैं। अशोक को किस नाम से जाना जाता था? इसे देवनाम या प्रियनाम दासी के नाम से, ठीक है, प्रियनाम दासी या देवनाम पीटर की। ये क्या था? देवों को प्रिय है। कौन? अशोक है, ठीक है। अशोक महान कौन से वंश का राजा था? आप मुझे बताएंगे, ठीक है। अशोक ने कलिंग का युद्ध, आपको पता है कलिंग का युद्ध कब लड़ा? अपने शासन के राजा बनने के 8 साल बाद इसे याद आता है कि मैंने सारे भारत को, अखंड भारत को तो जीत लिया, लेकिन जो क्या है, कलिंग है, उड़ीसा में पड़ता है, जो आज आपका उड़ीसा है, तो कलिंग मुझसे क्या हो गया? छूट गया है। तो राजा बनने के 8वें साल अशोक क्या करता है? कलिंग पर विजय करता है और इस युद्ध के बाद इसका हृदय क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है। वो मैंने आपको बताया है। कलिंग का युद्ध 261 BC 261 BC होता है, ठीक है। कलिंग के युद्ध की चर्चा 13वें शिलालेख में मैंने आपको बताया था, ठीक है। उपस्थित क्या बोल रहा है कि जो अशोक के शिलालेख कहाँ से? कालसी देहरादून से प्राप्त हुए हैं। उनकी उपस्थिति प्रमाणित करती है कि 23वीं शती ईस्वी पूर्व में इस प्रदेश का भारत राजनीतिक और सांस्कृतिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान था। प्रख्यात विद्वान रैप्सन का विचार है कि यह संभव है कि शिशुनाग और नंद उन पर्वतीय सरदारों के
वंशज थे। ठीक है, शिशुनाग वंश के बारे में बताया है आपको, नंद वंश के बारे में। नंद को कौन हराता है? नंद को, जो अंतिम राजा धनानंद होता है उसको क्या मौत देकर कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, मौर्य वंश की स्थापना करता है और वही मौर्य वंश का राजा आपका अशोक होता है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, ठीक है, अशोक हो गया, समुद्रगुप्त हो गया, चंद्रगुप्त द्वितीय हो गया, ये सब मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, जिन्होंने मगध राज्य को विजय करके हस्तगत किया था। यद्यपि नंदों की उत्पत्ति के बारे में कोई निश्चित जानकारी नहीं है, परंतु संभवतः यह नाम जनजाति है। उसका संबंध उत्तर प्रदेश के हिमालय क्षेत्र से गंगा और कोसी नदी के बीच रामगंगा नदी के समीप रहने वाले नंदों से जोड़ा जा सकता है। स्पष्ट नाम नहीं मिलता है कहाँ, जो उत्तर प्रदेश का हिमालयी क्षेत्र है, गंगा और कोसी नदी के बीच एवं रामगंगा नदी के समीप जो रहते थे उन्हें नंदों से जोड़ा जाता था। ठीक है, अब जान लेते हम किसके बारे में, हम जान लेंगे कुणिंद शासक के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि बैजनाथ में कार्तिकेयपुर, ठीक है, कत्यूर वंश के अंतिम राजा ने सन 1279 तक राज्य करने का उल्लेख परंपरागत इतिहास में मिलता है। ठीक है, कब? 1279, 1279, ठीक है, तक राज्य करने का उल्लेख परंपरागत इतिहास में मिलता है। ठीक है, किसका? जो बैजनाथ में क्या कत्यूरी वंश था उनका अंतिम राजा का ये विवरण प्राप्त होता है। उसके बाद कत्यूरी कई शाखाओं में बढ़ गए थे। कार्तिकेय वंश के पश्चात कुमाऊं में कार्तिकेयपुर अथवा कत्यूर वंश का उदय हुआ। ठीक है, रणचुलाहाट की कार्तिकेयों ने निर्बल होने के पश्चात कालांतर में सारे कुमाऊं में चंद्रवंश पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। वहीं सन 1790 में गोरखाओं ने कुमाऊं पर अधिकार कर लिया। इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लेना कि गोरखाओं ने कब कुमाऊं पर अधिकार कर लिया था? तो 1790 में गोरखाओं ने। गोरखा कहाँ के थे? नेपाल के थे। बहुत ही क्या थे? क्रूर और अत्याचारी शासक थे गोरखा। मैंने आपको उनके बारे में बताया हुआ है। उन्हीं ने क्या, गोरखाओं ने 1790 में कहाँ पे? कुमाऊं पर अधिकार कर लिया था। और 14 मई 1804 को गढ़वाल नरेश प्रद्युम्न शाह देहरादून के खुरबुड़ा नामक स्थान में देश रक्षा करते हुए गोरखा सेना के हाथों वीर गति को प्राप्त हुए और गढ़वाल पर गोरखाओं का शासन भी स्थापित हो गया। ठीक है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 27 अप्रैल 1815 को गढ़वाल कुमाऊं पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। अब देखो 27 अप्रैल 1815 को गढ़वाल और कुमाऊं पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। संपूर्ण कुमाऊं तक आधे पूर्वी गढ़वाल पर अधिकार करने के पश्चात अंग्रेजों ने 3 मई 1815 में कर्नल एडवर्थ गार्डनर को यहाँ का प्रथम कमिश्नर तथा एजेंट गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। कुमाऊं का प्रथम गवर्नर जनरल। ठीक है, 3 मई 1815 को कर्नल एडवर्थ गार्डन को यहाँ का प्रथम कमिश्नर तथा एजेंट गवर्नर जनरल नियुक्त किया जाता था। इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लेना। ठीक है, तो हम जान लेते किसके? कुणिंद वंश के बारे में परिचर्चा कर रहे हैं। जानते हैं कुणिंद वंश के बारे में जितना भी आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। तो कुणिंद जाति उत्तराखंड तथा उसके आसपास के पर्वतों तथा तृतीय चतुर्थ शती ईस्वी तक शासन करने वाली सर्वप्राचीन राजनीतिक शक्ति थी। महाभारत में इस तथ्य की पुष्टि होती है। चौथी शती ईस्वी पूर्व से लेकर मौर्यों के अधीन विदित होते हैं। भूगोलवेत्ता टॉलमी के अनुसार कुणिंद लोग क्या दूसरी शती ईस्वी पूर्व में ब्यास, गंगा और यमुना के ऊपरी क्षेत्र में फैले थे। सतलुज और काली नदी के बीच के क्षेत्र में मिले कुणिंद सिक्के कहाँ से? सतलुज और काली नदी के बीच में कुणिंद सिक्के प्राप्त हुए हैं, इससे पुष्टि की गई है। श्रीनगर के समीप सुमाड़ी गांव, ठीक है, और थड़ियूड़ हो गया, अठूर हो गया तथा अल्मोड़ा जनपद में मिले कुणिंद सिक्कों का भी क्या होता है? इसी प्रकार के स्रोत हमें प्राप्त होते हैं। उनसे आते हैं कि यहाँ कुणिंद शासक निवास करती थी। अमोघभूति कुणिंद वंश राजा का सबसे प्रभावशाली नहीं था। देखो, जो कुणिंद राजवंश था इसका सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? अमोघभूति था। ठीक है, इंपोर्टेंट है, कुणिंद राजवंश की सबसे शक्तिशाली शासक पूछेगा तो अमोघभूति आप क्या लगाएंगे? आंसर लगाएंगे। ठीक है, वहीं अगर बात करूं पहली शती ईस्वी पूर्व अमोघभूति की मृत्यु के बाद कुणिंद शक्ति निर्बल हो गई। स्थिति का लाभ उठाते हुए शकों ने उनके मैदानी प्रदेश पर अधिकार कर लिया। पहली शती के उत्तरार्ध में कुषाणों ने उत्तराखंड क्षेत्र को तराई क्षेत्र में बदल दिया और उस पर क्या कर लिया?
पूरा अधिकार कर लिया। वहीं जो वीरभद्र ऋषिकेश था, मोरध्वज कोटद्वार के पास जो गोविषाण था, गोविषाण किसका प्राचीन नाम है? तो काशीपुर को उस समय किस नाम से जानते थे? गोविषाण नाम से जानते थे। ठीक है, कोटद्वार का नाम पूछेगा तो मोरध्वज हो जाएगा। ठीक है, और ऋषिकेश वीरभद्र। ठीक है, इन क्या बोल रहे हैं कि कुषाणकालीन अवशेष बड़ी संख्या में मिले हैं। इन क्षेत्रों से हमें क्या होते हैं? जो कुषाणकालीन अवशेष हैं तो इन्हीं क्षेत्रों से। कहाँ से? वीरभद्र ऋषिकेश हो गया, मोरध्वज कोटद्वार के पास हो गया, गोविषाण काशीपुर के पास हो गया। ठीक है, इन स्थानों से हमें क्या मिलते हैं? कुषाणकालीन अवशेष प्राप्त होते हैं। तो ये आपने कुषाण काल के बारे में परिचर्चा कर ली है, उसके बारे में जाना। अब देखो, कार्तिकेयपुर राज्य जानने से पहले आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि महाभारत एवं पुराणों में गढ़वाल या केदारखंड गढ़वाल को स्वर्ग भूमि कहा गया है। ठीक है, देखो कौन से किस पुराण या किस में गढ़वाल या केदारखंड को क्या स्वर्ग भूमि कहा गया है? तो महाभारत और पुराणों में गढ़वाल को क्या बोला गया है? स्वर्ग भूमि कहा गया है। हरिद्वार का प्राचीन नाम क्या था? मायावती अथवा गंगाद्वार है। हरिद्वार का प्राचीन नाम क्या है? मायावती या गंगाद्वार है। पुराण ग्रंथों में देवप्रयाग का नाम देवतीर्थ है। पुराण ग्रंथों में देवप्रयाग का नाम क्या है? देव तीर्थ है। ये वही देवप्रयाग है जहाँ अलकनंदा और भागीरथी का संगम है, जहाँ से संगम के बाद ये गंगा के रूप में जानी जाती है। और सर्वप्रथम कहाँ? मैदानी क्षेत्र हरिद्वार में, जिसे हमने मायावती नाम दिया। ठीक है, जिसने हमने क्या पढ़ा? गंगाद्वार पढ़ा। तो वहीं सबसे पहले उतरती है। उसके बाद यह उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा रास्ता तय करते झारखंड के रांची से होते हुए पश्चिम बंगाल में अपना जल विसर्जित करती है। वहाँ ब्रह्मपुत्र से मिलती है, मेघना, पद्मा, जमुना, ये आपको सब कुछ बताया है, और दामोदर भी आती है। ठीक है, ये सब मैंने आपको इतिहास में कराया हुआ, ये ज्योग्राफी में कराए हुए सारे सेशन है, बस आपने कनेक्ट करते हुए सीखना है। गोपेश्वर का प्राचीन नाम क्या था? गोस्थल है। बैजनाथ का प्राचीन नाम बैगनाथ था। ठीक है, ऋग्वेद में वर्णित, ठीक है, दशराग की युद्ध यमुना नदी के पर्वतीय प्रदेश में आर्यों एवं दासों में हुआ था। अलकनंदा के तट पर यक्षों ने राजा कुबेर की राजधानी अलकापुरी थी। वहीं जनश्रुतियों के अनुसार वेद गढ़वाल के वेदनी क्षेत्र में लिखे गए प्राचीन पाली साहित्य में गढ़वाल को क्या? हिमवंत कहा गया। ठीक है, किस साहित्य में? ठीक है, किस साहित्य में गढ़वाल को हिमवंत कहा गया? तो प्राचीन जो पाली साहित्य था उसमें गढ़वाल के लिए हिमवंत शब्द प्रयोग हुआ है। ठीक है, ह्वेंसांग के अनुसार मोरध्वज का नाम क्या था? मोयूलो। ठीक है, मुझे बताना कि ह्वेंसांग किसके शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, ह्वेंसांग की पुस्तक का नाम बताना मुझे। ठीक है, और यात्रियों का राजकुमार किसे कहते हैं? आप मुझे कमेंट करेंगे। ठीक है, अगर आपको बनना है क्या? प्रो वर्जन बनना है तो एक्टिविटी करना आपको सीखना होगा। ठीक है, वहीं अगर बात करूं अब कार्तिकेयपुर राज्य के बारे में, देखो कुषाणों के पतन काल में गोविषाण, काशीपुर, कालसी और लाखामंडल चक्राता में कुछ और राजवंश भी उभर कर सामने आते हैं। अब देखो, जो कुषाणों का क्या होता है? पतन होता है। गोविषाण किसका प्राचीन नाम? काशीपुर का प्राचीन नाम। कालसी, ठीक है, देहरादून में अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए। ठीक है, लाखामंडल राजकुमारी ईश्वरा के शिलालेख प्राप्त हुए लाखामंडल से। ठीक है, कालसी से पूछेगा तो अशोक के शिलालेख। ठीक है, देव नाम प्रिया प्रियदासी के नाम से अशोक को जाना जाता है। ठीक है, देखो जनता तक अपने बातों को पहुंचाने वाला सबसे पहले राजा ही क्या है? अपने शिलालेखों के माध्यम से जनता तक अपनी बातों को पहुंचाने वाला राजा ही कौन है? अशोक है। जो कालसी से इसके अभिलेख मिले उसमें इसने क्या बोला है? इसने बोला है कि मैंने अपने क्षेत्र में कि मनुष्यों और पशु पक्षियों के लिए पूर्ण चिकित्सा की व्यवस्था की गई है। यह अशोक के अभिलेख जो कालसी से प्राप्त है उसमें ऐसा कहा गया है। ठीक है, लाखामंडल किसके शिलालेख? तो राजकुमारी ईश्वरा के शिलालेख यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, कुलिंद भी किसी न किसी रूप में शासन करते रहे। इस काल में उत्तराखंड के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण घटना कार्तिकेयपुर राज्य का उदय था। इतिहासकारों का मत है कि इस राज्य की स्थापना भी कुलिंदों ने की थी। इस राज्य में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और रुहेलखंड के उत्तरी क्षेत्र सम्मिलित थे। समुद्रगुप्त, मैंने आपको समुद्रगुप्त के बारे में बताया था कि समुद्रगुप्त वह दूसरा राजा था जिसने क्या? महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। ठीक है, पहला राजा अगर पूछेगा महाराजा धीराज की उपाधि प्राप्त करने वाला तो चंद्रगुप्त।
चंद्रगुप्त के बाद दूसरा ही आपका क्या होता है, समुद्रगुप्त होता है। ठीक है, समुद्रगुप्त क्या था, वीणा प्रेमी था। समुद्रगुप्त के सिक्कों में से वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। ठीक है, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हरिसेन। ठीक है, हरिसेन ने इसका एक हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है, संस्कृत में अपने राजा समुद्रगुप्त की क्या की है, बहुत अधिक क्या की है, प्रशंसा की है। क्यों कही है कि मेरा राजा ऐसा था, मेरा राजा तीनों दिशाओं को क्या था, विजित करता था। चारों दिशाओं में मेरे राजे के क्या करते थे, घोड़े दौड़ते थे। मेरा राजा क्या है, एक तीर से चार चार शिकार कर देता था। तो ऐसी प्रशंसा कौन करता है, इकराम या इनाम के उसमें समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि था हरिसेन इसका। ठीक है, अगर समुद्रगुप्त का दरबारी कवि पूछेगा तो कौन था, हरिसेन था। ठीक है, हरिसेन इसकी बहुत ही तारीफ करता है, किसमें, प्रयाग प्रशस्ति में। कौन सी भाषा में, संस्कृत भाषा में। ठीक है, तो महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला दूसरा ये था। पहले इसका पप्पा चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त किससे शादी करता है, तो कुमारा देवी से, लिच्छवी की कुमारा देवी से। ठीक है, चंद्रगुप्त किससे, लिच्छवी की कुमारा देवी से शादी करता है। चंद्रगुप्त और किसका, कुमारा देवी का प्रोडक्ट उत्पाद उनका पुत्र होता है समुद्रगुप्त, जो द्वितीय महाराजा धीराज की उपाधि धारण करता है। और देखो भारत का नेपोलियन भी किसे, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है, देखो आ गया है कि प्रयाग स्तंभ लेख में कार्तिकेयपुर को गुप्त साम्राज्य की उत्तरी सीमा पर स्थित एक अधीनस्थ राज्य कहा गया है। ठीक है, वहीं उत्तराखंड में एक शक प्रभाव की प्रमाणिकता वहां से प्राप्त अनेक उदीची वेशधारी कोट बूटधारी सूर्य प्रतिमाओं से भी सिद्ध होता है, क्योंकि शक सूर्य के उपासक थे। आपसे पूछ लेगा कि शक निम्नलिखित में से शक किसके उपासक थे, चंद्रमा, सूर्य, विष्णु, महेश। तो चार ऑप्शन आपको दिए हैं आयोग ने, पूछेगा कि शक किसके उपासक थे, तो किसके, तो शक किसके थे, 100 से क्या लगाना है, शक से क्या करना है, सूर्य। 100 से आपका सूर्य बन जाएगा, तो शक सूर्य के क्या होते हैं, उपासक होते हैं। ठीक है, वहीं 5वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नागों ने कार्तिकेयपुर में कुणिंद राजवंश की सत्ता समाप्त कर दी। ठीक है, अब देखो कुणिंद 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 के बाद आती है कार्तिकेयपुर। कार्तिकेयपुर को कौन समाप्त कर देते हैं, नाग। नाग क्या कर देते हैं, नागों ने कार्तिकेयपुर के कुणिंद राजवंश की सत्ता को समाप्त कर दी और उत्तराखंड पर क्या कर लिया, अपना अधिकार जमाया। तब पश्चिम से यमुना की उत्पयका में क्या यादव वंशी सेन वर्मा का शासन था। वहां पे किसका, यादव वंशी नाम क्या है, सेन वर्मा का शासन था। शायद छठी शताब्दी के उत्तरार्ध में कन्नौज के मोखरी राजवंश ने नागों की सत्ता समाप्त कर दी। अब नागों को कौन समाप्त कर देते हैं, कन्नौज के मोखरी राजवंश। ठीक है, मोखरी राजवंश क्या कर देते हैं, नागों को समाप्त कर देते हैं और उत्तराखंड पर अपना क्या कर देते हैं, अधिकार या प्रभुत्व, मतलब होता है कि अपना अधिकार जमाना। प्रभुत्व का अर्थ है अपना अधिकार जमाना। तो उत्तराखंड पे मोखरी राजवंश अपना क्या करती है, सत्ता की स्थापना करती है। क्या बताया, कुणिंद, कार्तिकेयपुर हो गया, नाग हो गया, नाग के बाद मोखरी वंश अब क्या आ गई, उत्तराखंड के शासन में आ गई है। ठीक है, तो यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, नहीं तो आगे हम परिचर्चा करते हैं। जानेंगे हम हर्ष का अल्पकालीन अधिकार, उसके बाद क्या, हर्ष का अल्पकालीन अधिकार जान लेते हैं। देखो अंतिम मौखरी नरेश, ठीक है, नागों को मौखरी राजवंश ने हराया। मैंने बताया कि अंतिम मौखरी नरेश ग्रहवर्मा की हत्या हो जाने के बाद मौखरी राज्य उनके बहनोई थानेश्वर नरेश हर्षवर्धन के अधिकार में चला गया और इस प्रकार उत्तराखंड में भी उनके राज्य का अंग बन गया। महाराजा हर्षवर्धन ने एक पर्वतीय राजकुमारी से विवाह किया और हर्ष के राज्यकाल में 7वीं शती चीनी यात्री हुएंगसान भारत आया था। ऊपर पूछे था मैंने कि हुएंगसान किसके शासनकाल में भारत आया था, तो आपका आंसर बन गया जो हर्षवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन के शासनकाल में हुएंगसान क्या आया था, भारत आया था। ठीक है, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में हुएंगसान कहाँ आया था, भारत आया था। उन्होंने सुवर्ण गोत्र नामक एक राज्य का उल्लेख किया है। यहाँ पर सोने का उत्पाद होता था। सदियों से यहाँ पर स्त्रियां राज करती रही हैं, इसलिए इसे स्त्री राज्य कहा गया। शासन करने वाली स्त्री के पति को राजा कहा जाता था, परंतु वह राज्य के मामले में कोई जानकारी नहीं रखता है। पुरुष वर्ग युद्ध करता है और खेती का भी काम देखता था। ठीक है, अब देखो पुरुष वर्ग यहाँ क्या करता था, युद्ध भी करता था, खेती का भी काम देखता था, कृषि कार्य भी पुरुष वर्ग के द्वारा क्या होता था, संपादित होता था। तो ठीक है, तो ये आपका आपने क्या देखा, जो हर्ष का अल्पकालीन अधिकार था उसके बारे में हमने क्या की, परिचर्चा की। और देखो
हर्षवर्धन के शासनकाल में ही कौन आता है, विहिंगसान ने भारत की यात्रा की थी, ठीक है। और उसी में उसकी रचना स्वर्ण गोत्र नामक में वो उल्लेख करता है कि यहाँ क्या था, सोने का उत्पादन बहुत अधिक होता था, ठीक है। सदियों से यहाँ स्त्रियां राज करती थी और इसे क्या कहा गया, उसने स्त्री राज्य कहा गया, ठीक है। और जो वहाँ के पुरुष थे वो क्या करते थे, युद्ध करते थे और कृषि कार्य करते थे। तो ये किसका, हमने हर्ष का अल्पकालीन राज्य के बारे में परिचर्चा की। तो आगे आपका है कार्तिकेयपुर राजवंश के बारे में हम परिचर्चा करने वाले हैं। देखो, इतिहासकारों का मत है कि इन राजनीतिक परिस्थितियों में एक से नए कार्तिकेयपुर राजवंश का उदय हुआ, जिसकी राजधानी कहाँ थी, जोशीमठ थी। जो कार्तिकेयपुर राजवंश का उदय हुआ, इनने अपनी राजधानी कहाँ बनाया, तो जोशीमठ के दक्षिण में कहीं कार्तिकेयपुर में थी। माना जाता है कि कार्तिकेयपुर राजवंश उत्तराखंड के प्रथम ऐतिहासिक राजवंश था। आपसे पूछ लेगा कि उत्तराखंड पे राज करने वाला प्रथम ऐतिहासिक राजवंश पूछेगा, तो कार्तिकेयपुर जो राजवंश है वो उत्तराखंड पर प्रथम ऐतिहासिक राजवंश है जो राज करती है। इस राजवंश के अभिलेख पांडुकेश्वर, कंडारा, बागेश्वर आदि स्थलों से प्राप्त हुए, ठीक है। अगर हमें कार्तिकेयपुर राजवंश की जानकारी प्राप्त होती है तो कौन कौन से अभिलेख हैं, एक तो पांडुकेश्वर अभिलेख है, कंडारा, बागेश्वर आदि स्थलों से हमें क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं, ठीक है। इसके कम से कम 3 परिवारों ने 700 ईस्वी से लेके 1050 ईस्वी तक उत्तराखंड के विशाल भूभाग पर शासन किया था, ठीक है। इनमें कम से कम कितने, 3 परिवारों के बारे में जानकारी है जो 700 ईस्वी से 1050 ईस्वी तक उत्तराखंड के विशाल भूभाग पर क्या करते हैं, शासन करते हैं, जिसमें निम्बर हो गया, ललित सुरदेव हो गया और क्या, सरोड़ादित्य आदि इस राजवंश में प्रतापी राजा हुए। एटकिंसन के अनुसार यह राज्य सतलज के गटकरी तक और हिमालय से मैदानी क्षेत्र रुहेलखंड तक फैला था। कार्तिकेयपुर राजवंश के काल में उत्कृष्ट कला का भी विकास हुआ था। देखो, किसके काल में उत्कृष्ट कला का विकास हुआ था उत्तराखंड में, तो कार्तिकेयपुर राजवंश के काल में क्या, उत्कृष्ट कला का विकास हुआ था। वास्तु तथा मूर्तिकला के क्षेत्र में भी यह उत्तराखंड का स्वर्णकाल था। आपसे पूछ लेगा कि कौन सा उत्तराखंड में वास्तुकला का स्वर्णकाल था, ठीक है। तो उत्तराखंड में क्या था, जो कार्तिकेयपुर राजवंश था, इसे क्या, मूर्तिकला का भी, ठीक है, और स्थापत्य का भी स्वर्णकाल कहा गया है। कभी कभी भ्रम से कुछ लोग इसी को कत्यूरी कला कह देते हैं, ठीक है। कुछ लोग इसे क्या बोलते हैं, कत्यूरी कला भी कह देते हैं। कत्यूरी शासन तो बहुत बार का मध्यकालीन था। लगभग 300 वर्ष तक कार्तिकेयपुर ने शासन करने के उपरांत यह राजवंश अपनी राजधानी कुमाऊं की कत्यूर घाटी बैजनाथ ले आया तथा वहां बैजनाथ कार्तिकेयपुर बसाया। परंतु कुछ ही समय बाद कार्तिकेयपुर राजवंश का क्या हो गया था, अंत हो गया था, ठीक है। इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ, ये बैजनाथ लेके आए। कहाँ लेके आए, बैजनाथ लेके आए, जिसे आज कत्यूर घाटी के नाम से भी जाना जाता है। परंतु उसके कुछ ही समय बाद क्या हो गया, इस राजवंश का क्या हो गया था, अंत हो गया था, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, बहुराजकता का युग आता है, ठीक है। बहुराजकता का युग आता है। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद 648 ईस्वी उत्तराखंड का इतिहास में कुछ अस्पष्ट सा है। इस विघटन काल में उत्तराखंड में अनेक छोटे बड़े राज्यों का भरमार हो गई थी। हर्ष काल में 7वीं शती ईस्वी में भारत भ्रमण पर आए चीनी यात्री विहिंगसान ने वृत्तांत के आधार पर कहा जा सकता है कि इस काल में उत्तराखंड की सीमाओं में 3 राज्य प्रसिद्ध थे, ब्रह्मपुत्र, शत्रुघ्न और गोविसान, ठीक है। देखो, जैसे ही कार्तिकेयपुर राजवंश का अंत होता है, उसके बाद क्या आता है, बहुराजकता का युग आता है, ठीक है। हर्षवर्धन की मृत्यु होती है कब, 648 के बाद। उत्तराखंड में छोटे बड़े क्या आ जाते हैं, बहुत सारे राज्य आ जाते हैं और इनमें आपस में क्या हो जाता है, छोटे मोटे युद्ध छिड़ जाते हैं। और उत्तराखंड की सीमाओं में 3 प्रमुख राज्यों के बारे में चर्चा मिलती है, ब्रह्मपुत्र, शत्रुघ्न और गोविसान। इनमें पौरव का ब्रह्मपुर राज्य सबसे विशाल था, ठीक है। ब्रह्मपुर पे पौरव क्या करते थे, राज्य करते थे, जो सबसे क्या था, विशाल था। सैन्य शक्ति के अभाव में इन दुर्लभ राजाओं ने सुरक्षा के लिए छोटे छोटे कोटों अथवा गढ़ों का निर्माण किया। अब देखो, इनमें क्या था, सैन्य शक्ति का अभाव था, ठीक है। सैन्य शक्ति का अभाव था, तो दुर्बल राजाओं ने क्या किया, सुरक्षा के लिए छोटे छोटे कोट अथवा गढ़ों का निर्माण किया। इस विघटन काल में उत्तराखंड पर कई बाहरी आक्रमण भी हुए। दक्षिणी उत्तराखंड पर चौहान नरेश विग्रहपाल ने
के शासन की भी चर्चा मिलती है। तोमर राजाओं ने भी उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों पर अपना आधिपत्य जमाया था। बहुराजकता का यह काल लगभग 300 वर्षों तक चला। गढ़वाल कुमाऊं में इस समय बहुसंख्यक गणपतियों का शासन रहा। कुमाऊं में कत्यूर राजवंश की कई शाखाओं में बिखर गया था। ठीक है, जो कत्यूर राजवंश था ये क्या हो गया, कई शाखाओं में बिखर गया। ठीक है, अब देखो मध्यकालीन उत्तराखंड में हम जानेंगे कार्तिकेयपुर या कत्यूरी राजवंश। ठीक है, जो मध्यकालीन उत्तराखंड है इसमें कार्तिकेयपुर और कत्यूरी राजवंश के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले आपके लिए कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट बनता है कि देखो ऋषिकेश का प्राचीन नाम पूछेगा तो कुब्जामरक था। कुब्जामरक किसका प्राचीन नाम था, कुब्जामरक या हरिश्रकेश पूछेगा तो ये ऋषिकेश का प्राचीन नाम था। गढ़वाल कुमाऊं का प्राचीन नाम कार्तिकेयपुर या ब्रह्मपुर था। गढ़वाल को क्रमशः बद्रिकाश्रम तथा केदारखंड कहा जाता था। सन 606 में सम्राट हर्ष ने कुमाऊं गढ़वाल को अल्पकाल के लिए अपने अधिकार में ले लिया। उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कौन था, कार्तिकेयपुर राजवंश था। ठीक है, तो अब हम किसके बारे में जानने वाले हैं, हम जानने वाले हैं जो मध्यकालीन भारत है। मध्यकालीन भारत में जो कार्तिकेयपुर तथा कत्यूरी राजवंश है इसके बारे में हम परिचर्चा कर लेते हैं। कार्तिकेयपुर राजाओं के पश्चात मध्यकालीन कुमाऊं में कार्तिकेयपुर की विशेष चर्चा मिलती है। कदाचित इस राजवंश का मूल नाम क्या था, कार्तिकेयपुर था। पीछे जागरों में जो अधिक पुराने नहीं हैं इन्हीं को कत्यूरी या कंथापुरी कहने लगी। ठीक है, उनके अनुसार या इतिहास में स्रोत मात्र स्थानीय लोक गाथाएं या लोक कथाएं या जागर में जो मौखिक रूप से लोक प्रचलित हैं। आगे चलकर कत्यूरियों के कमजोर पड़ने से उनका राज्य छिन्न भिन्न हो गया। इस राजवंश का अंतिम राजा कौन था, वीरदेव था। इस राजवंश का अंतिम राजा कौन था, वीरमदेव था या वीरदेव से कहते हैं। ठीक है, मध्यकाल में कत्यूरी की कई शाखाएं कुमाऊं में शासन करती थी। अस्कोट में रजवाड़ तथा डोटी में मल्ल उन्हीं की शाखा मानी जाती है। अस्कोट में कौन, रजवाड़ शासन करती थी। डोटी में मल्ल क्या करते थे, शासन करते थे, जो कत्यूरी की ही उपशाखाएं मानी जाती है। कालांतर में उत्तराखंड एक बार फिर बहुअराजकता के घेरे में आ गया और उस समय बाहरी आक्रमण भी होने लगे। वहीं पश्चिमी नेपाल नरेश अशोकचल्ल ने 1191 में उत्तराखंड पर धावा बोल दिया। ठीक है, पश्चिमी नेपाल, ठीक है, गोरखा के जो नरेश क्या थे, अशोकचल्ल थे, उन्होंने 1191 में उत्तराखंड पर धावा बोल दिया और उसके अधिकांश भाग पर अधिकार कर लिया। तदुपरांत पश्चिमी नेपाल से ही आक्रांता कालचक्र देव ने भी किया। ठीक है, कालचक्र देव ने क्या कहा, कुमाऊं पर अधिकार कर लिया, यद्यपि उनका सत्ता भी अधिक समय तक नहीं टिक सकी। ठीक है, अब हम जानेंगे किसके बारे में, गढ़वाल का परमार राजवंश के बारे में हम परिचर्चा करेंगे। तो क्या है, ऐतिहासिक सूत्रों के अनुसार परमार वंश की स्थापना राजा कनकपाल ने 888 ईस्वी में चांदपुर गढ़ में की थी। देखो ऐतिहासिक जो सूत्र होते हैं उनके अनुसार परमार वंश की स्थापना राजा किसने, कनकपाल ने 888 ईस्वी पूर्व कहाँ पे, चांदपुर गढ़ में की थी। किंतु गढ़वाल का परमार राजवंश एक स्वतंत्र राजनीतिक शक्ति के रूप में 10वीं और 11वीं सदी के आसपास ही स्थापित हो पाया। परमार वंश के प्रारंभिक नरेश कार्तिकेयपुरी नरेशों के सामंत रहे। ऐसा प्रतीत होता है कि इस वंश के शक्तिशाली राजा कौन थे, अजयपाल ने चांदपुर से अपनी राजधानी कहाँ, देवलगढ़ और फिर श्रीनगर स्थापित की। ठीक है, देखो इस वंश के जो शक्तिशाली राजा थे कौन थे, अजयपाल थे। उन्होंने अपनी राजधानी चांदपुर से कहाँ की, पहले देवलगढ़ और बाद में कहाँ, श्रीनगर में स्थापित की। कहा जाता है कि दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोदी ने 1451 से 88 में परमार नरेश बलभद्रपाल को शाह की उपाधि देकर सम्मानित किया था। ठीक है, जो शाह की उपाधि मिली, दिल्ली का सुल्तान उस समय कौन था, बलहोल लोदी था। 1451 से 88, ठीक है, के मध्य बलभद्रपाल को शाह की उपाधि देकर सम्मानित किया। इसलिए आगे चलकर परमार नरेश अपने नाम के पीछे शाह का प्रयोग करने लगे थे। ठीक है, उसके बाद इंपोर्टेंट होता है, देखो 1636 में मुगल सेनापति नवाजत खां का दून घाटी पर हमला था। उस समय गढ़वाल राज्य की बागडोर महारानी कर्णावती। आपसे पूछेगा कि नाकटी रानी या नाकटी के नाम से किसे जाना जाता है, तो महारानी कर्णावती को जाना जाता है। ठीक है, देखो गढ़वाल राज्य का बागडोर किसके पास, महारानी कर्णावती के हाथों में था और उसने अपनी वीरता का सूझबूझ से शक्तिशाली मुगलों की करारी मार दी। अब देखो मुगलों का आक्रमण हुआ तो महारानी कर्णावती ने क्या किया, सूझबूझ से क्या की, बहुत ही जबरदस्त टक्कर दी और मुगल सैनिकों की क्या कर दी, नाक और कान कटवा दिए, जिसके कारण इनका नाम क्या पड़ गया, नाक काटी या नक्कटी। ठीक है, नाक काटी या नक्कटी।
नाम से इन्हें जाना जाता है, किसे, रानी कर्णावती को। ठीक है, गढ़वाल नरेश मानशाह और महापति शाह ने तिब्बती हमलों का सफलतापूर्वक सामना किया। वह कौन से गढ़वाल नरेश हैं जिन्होंने तिब्बती हमलों का सफलतापूर्वक सम्मान किया? तो मानशाह और महीपति शाह, दोनों मानशाह और महीपति शाह। ठीक है, वहीं तिब्बत के विरुद्ध युद्धों में परमार सेना नायक माधव सिंह भंडारी और लोधी रिखोला ने क्या असाधारण वीरता का भी परिचय दिया है। परमार, पवार, नरेश्वर ने अजयपाल के पश्चात मानशाह, फतेहपति शाह तथा प्रदीप शाह महाराजा हुए। देखो, मानवोदय काव्य, फतेह प्रकाश, ठीक है, फतेह प्रकाश की आदि रचनाओं में उन नरेशों से प्रताप का भी वर्णन किया गया है जिन्होंने अपनी सीमाओं की वीरता से सुरक्षा नहीं की, अपितु गढ़ संस्कृति का भी उत्थान किया। गढ़वाली भाषा में पवार शासनकाल में गढ़वाल राज्य की ही राजभाषा थी। वहीं आपके लिए इंपोर्टेंट होगा, 14 मई 1804 में गोरखाओं के हाथों प्रद्युम्न शाह की पराजय के बाद परमार नरेश ने अपना राज्य खो बैठा। गढ़वाल कुमाऊं पर गोरखा शासन का अधिकार स्थापित हो गया, परंतु 1814 में अंग्रेजों के हाथे गोरखाओं की पराजय के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, ये गढ़वाल क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया। वहीं 1 अगस्त 1949 तक टिहरी गढ़वाल पर राज करते रहे। कौन करते रहे, बताओ, सुदर्शन शाह। ठीक है, और इनके वंशज इसको चलाते रहे और भारत में विलय के बाद टिहरी राज्य को उत्तर प्रदेश का एक नया जनपद के रूप में बना दिया गया। ठीक है, अब कुमाऊं का चंद राजवंश के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, कार्तिकेयपुर के उपरांत उत्तराखंड के पूर्वी भाग में कुमाऊं में चंद राजवंश का शासन स्थापित हुआ। पहले भ्रम से इसका पहला शासक सोमचंद माना जाता है। नए शोधों से ज्ञात होता है कि सोमचंद को कुमाऊं के इतिहास में कोई अस्तित्व नहीं है। चंद वंश का संस्थापक थोरचंद था। देखो, अगर चंद वंश की बात करें तो इसका पहला राजा, पहले स्रोत के साथ इसका राजा जो स्थापना करता है वो सोमचंद था, लेकिन अभी जो नए स्रोत हमें प्राप्त हो गए हैं नए शोधों से, तो ये सोमचंद का नाम कहीं मिलता ही नहीं है। इसका असली संस्थापक कौन था, थोरचंद था। ऐसा माना जाता है कि चंद कुमाऊं क्षेत्र पर अपना प्रभुत्व 14वीं सदी के बाद ही जमा पाए। कुमाऊं में चंद और कार्तिकेयपुर तथा कथित कत्यूरी राजवंश में समकालीन थे और उनमें से सत्ता के लिए संघर्ष चला, जिसमें अंत में चंद विजय रहे। सबसे पहले चंदों ने चंपावत को अपनी राजधानी बनाई। चंदों ने सबसे पहले चंपावत को क्या की, अपनी राजधानी बनाई और कालांतर में कार्तिकेयपुर शाखा पर क्रमशः विजय प्राप्त कर उन्होंने अल्मोड़ा अपनी राजधानी बनाई। वर्तमान पश्चिमी नेपाल के कुछ भाग में इनके क्षेत्र भी सम्मिलित है। शायद 1563 ईस्वी में राजा बालू कल्याण चंद ने अपनी राजधानी को अल्मोड़ा से स्थानांतरित कर दिया और 1790 में गोरखा आक्रांताओं ने चंद राजवंश का अंत कर दिया था। ठीक है, अब देखो, अर्वाचीन उत्तराखंड में कुमाऊं तथा गढ़वाल पर गोरखाओं के शासन के बारे में हम परिचर्चा कर लेते हैं। गोरखाओं के बाद ब्रिटिश आते हैं, ब्रिटिश के बाद अंग्रेज क्या आता है कि उत्तराखंड एक अलग राज्य के रूप में बढ़ता है। इन सभी के बारे में परिचर्चा करेंगे। आज हम कहाँ, जो प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास में जो ये वंश हैं इनके बारे में चर्चा करेंगे। फिर नए वीडियो में हम क्या, उत्तराखंड की जो स्वतंत्रता आंदोलन है उसे हम दूसरे पार्ट में कवर करने वाले हैं। ठीक है, 1790 में, ठीक है, 1790 ईस्वी में गोरखाओं ने कुमाऊं पर अधिकार कर लेने के बाद गढ़वाल पर भी आक्रमण किया, परंतु चीनी हमलों के भय से उस समय उसकी सेना वापस लौट गई और 1804 में गोरखाओं ने फिर गढ़वाल पर एक सुनियोजित आक्रमण करके उसे अपने अधिकार में ले लिया। युद्ध में गढ़वाल नरेश प्रद्युम्न शाह देहरादून के खुरबुड़ा स्थान पर वीरगति को प्राप्त हुए। इस प्रकार संपूर्ण उत्तराखंड पर गोरखाओं का अधिकार हो गया। कुमाऊं पर यह गोरखा शासन 25 वर्ष तक और गढ़वाल पर लगभग 11 से 12 वर्ष तक चल रहा था। इस अवधि में भी गढ़वाल में उनका कड़ा विरोध होता रहा। कई स्थानों पर गढ़वालियों ने उनमें अपने किले वापस करवा दिए। उनके शासनकाल में उत्तराखंड के लोगों को असहनीय अत्याचार, अन्याय और दमन झेलना पड़ा। अतः इस अनैतिक शासनकाल को गोरखानी की संज्ञा दी गई। गोरखा अत्याचारी थे। ठीक है, उस गोरखाओं के शासनकाल में जो उत्तराखंड के लोग थे उन्हें असहनीय हो गया, अत्याचार, अन्याय, दमन झेलना पड़ा, जिस कारण इस अनैतिक शासनकाल को गोरखानी शब्द की संज्ञा दी गई। अब गोरखाओं के बाद अंग्रेज शासनकाल आ जाते हैं। ठीक है, तो आइए, जिस प्रकार भारत के दूसरे क्षेत्रों में अंग्रेजों के आने से अनेक प्रकार की उथल पुथल हुई, उसी प्रकार उत्तराखंड के इतिहास में, संस्कृति तथा जीवन में भी अंग्रेजों ने प्रभावित किया। उन्होंने एक और उत्तराखंड के इतिहास में संस्कृति तथा अन्य पक्षों का अभिलेखीकरण किया, तो दूसरी ओर समूचे उत्तराखंड में अपनी प्रशासनिक सुविधा के लिए अनेक परिवर्तन किए। उनके आगमन से उत्तराखंड में एक नए इतिहास का प्रादुर्भाव हुआ था। वर्ष 1804
2004 में गोरखाओं के हाथ गढ़वाल नरेश प्रद्युम्न साहब खुड़बुड़ा के मैदान में वीरगति को प्राप्त हुए। गोरखाओं का गढ़वाल पर अधिकार हो गया। प्रद्युम्न शाह के पुत्र सुदर्शन शाह हरिद्वार में रहकर लगातार स्वतंत्र होने का प्रयास करते रहे। उन्होंने अंग्रेजों की सहायता से, उस समय अंग्रेजों और गोरखाओं के मध्य संबंध खराब चल रहे थे, और तो अंग्रेजों ने अक्टूबर 1814 में गढ़वाल राज्य की सहायता से अपनी सेना भेजी और गोरखाओं को पराजित कर दिया गया। और गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह उस समय अंग्रेजों को उनके द्वारा मांगी हुई युद्ध व्यय की निर्धारित 5 लाख रुपए की राशि न दे सके, और तो उन्हें समझौते के रूप में अलकनंदा और मंदाकिनी के पूर्व में अपना आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा। परंतु गढ़वाल विभाजन में राजा का कोई हाथ नहीं था। इस प्रसंग में यह कहना आवश्यक है कि अंग्रेजों ने उस समय महाराजा सुदर्शन साहब को क्या दिया, धोखा दिया। पहले उन्होंने संपूर्ण गढ़वाल राज्य को स्वतंत्र करने का वायदा किया था। अंग्रेजों का गोरखाओं के मध्य हुए युद्ध में अंग्रेजों ने गोरखाओं की काली नदी से पश्चिम का समस्त प्रदेश जीत लिया। इस तरह 27 अप्रैल 1815 को गढ़वाल कुमाऊं पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। संपूर्ण कुमाऊं और पूर्वी गढ़वाल पर अधिकार करने के पश्चात अंग्रेजों ने 3 मई 1815 को कर्नल एडवर्थ गार्डनर को यहाँ का प्रथम कमिश्नर एजेंट गवर्नर जनरल नियुक्त किया था। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया कि उत्तराखंड का पहला कर्नल एडवर्थ गार्डनर को किसी कमिश्नर के रूप में किसे चुना गया, कर्नल एडवर्थ गार्डनर को प्रथम कमिश्नर एवं एजेंट के रूप में चुना गया। कब? 3 मई 1815 को। ठीक है। वहीं कालांतर में नई प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत अंग्रेजों ने कुमाऊं को एक जनपद बना दिया गया। गढ़वाल के राजा सुदर्शन शाह ने धोखे से लिए हुए पूरे क्षेत्र को कुमाऊं कमिश्नरी का एक जनपद बना दिया गया। उन्होंने देहरादून को सहारनपुर जनपद में सम्मिलित कर दिया और इस प्रकार अंग्रेजी राज्य के आरंभ में संपूर्ण उत्तराखंड क्षेत्र 2 राजनीतिक प्रशासनिक इकाइयों में गठित हो गया, कुमाऊं कमिश्नरी और टिहरी गढ़वाल कमिश्नरी। और 1840 ईस्वी में प्रशासनिक सुविधा के लिए कुमाऊं जनपद को अलग करके गढ़वाल जनपद बना दिया गया। आगे चलकर कुमाऊं जनपद को भी अल्मोड़ा और नैनीताल 2 जनपद में बांट दिया गया। यह व्यवस्था स्वतंत्रता प्राप्ति तक बनी रही। तो ये उत्तराखंड का एक लंबा इतिहास आपके रहा। अब इसके बाद ब्रिटिश के बाद क्या होता है, उत्तराखंड में स्वतंत्रता आंदोलन होते हैं। ठीक है, इसे हम नए वीडियो में परिचर्चा करेंगे। जो उत्तराखंड में स्वतंत्रता आंदोलन हुए इसके बारे में हम कल परिचर्चा करेंगे। इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए आप अपने यूट्यूब चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास को संलग्न कर सकते हो। वीडियो उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें जिन पे क्या है संसाधनों के अभाव है। थैंक यू सो मच।